नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे आखिर भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई कब होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। कार्यकाल के करीब 3.5 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर विभाग को देखा और परखा और इसके बाद भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त सजा दी। सीएम योगी आदित्यनाथ कमाऊ माने जाने वाले 13 विभागों को रडार पर उन्होंने रखा और जो भी भ्रष्टाचार या फिर अनुशासनहीनता में लिप्त मिला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इनको या तो वीआरएस दिया गया, फिर निलंबन किया गया या तो बर्खास्तगी झेलनी पड़ी है। प्रदेश में बीते 3.5 साल में भ्रष्टाचार में लिप्त मिले 225 अफसर और कर्मियों को जबरन रिटायर किया जा चुका है। इसके अलावा भ्रष्ट लोगों पर निलंबन और डिमोशन की कार्रवाई तक की गई है, लेकिन फिर भी जिले में पाटीदार सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार हंटर चल रहा है। महोबा से लेकर प्रयागराज तक और लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ तक एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा हो रहा है। महोबा में भ्रष्टाचार की बलि चढ़े कारोबारी के मामले में पाटीदार को बचाने का खेल भी खूब खेला जा रहा है, फिर चाहे वो अधिकारियों की जाँच हो या फिर लीक हुई SIT रिपोर्ट। कारोबारी व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या को आत्महत्या बताकर तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार बचाने के लिए महकमे के द्वारा पूरा जोर लगाया जा रहा है। उसमें कुछ उल्लेखनीय विवेचना में प्रगति हुई है, जिसके संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मैं इसके घटनाक्रम के बारे में और जो विवेचना में अभी तक की प्रगति है उससे आपको अवगत कराना चाहूँगा। इस प्रकरण का प्रारंभ 7/9/2020 को जनपद महोबा के व्यवसायी श्री इंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें व्यवसायी श्री इंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध आरोप लगाए थे। व्यवसायी श्री इंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा यह भी वायरल किया गया कि वह दिनांक 9/9/2020 को प्रातः 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महोबा का मामला सिर्फ हत्या का नहीं है। यूपी पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार का जीता जागता ऐसा उदाहरण है जो इस महकमों की नसों में बसा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो तत्कालीन प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित की छुट्टी नहीं हुई होती। भ्रष्टाचार की जड़ें सिर्फ निचले कर्मचारियों तक नहीं, ऊपर के अधिकारियों तक फैली हुई हैं। प्रयागराज के तत्कालीन पुलिस कप्तान अभिषेक दीक्षित को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और कानून व्यवस्था न संभाल पाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। शहर शहर पाटीदार का खेल प्रतापगढ़ में चल रहा है, जहां एसडीएम विनीत उपाध्याय ने एसडीएम सदर, एडीएम वित्त और डीएम का भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बीते शुक्रवार को डीएम के दफ्तर पर ही धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, डीएम पर भ्रष्टाचार मामलों की जांच नहीं कराने के आरोप भी लगाए। मामले में भले ही यूपी सरकार ने एसडीएम को निलंबित कर दिया हो, पर मामले ने कई चेहरों से पर्दा हटा दिया है। खाकी के पाटीदारों का खेल में ओपी सिंह का नाम भी उछला है। पुराने 5 आईपीएस अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप के मामले की जांच एसआईटी ने की। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने इस संबंध में शासन को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें जांच में देरी का जिक्र है। इसमें कहा गया कि तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह के चलते जांच में देरी हुई। यही नहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पेन ड्राइव भी ओरिजिनल नहीं दी गई। ये कुछ कहानियां तो कुछ बानगी हैं। सवाल यही है कि जो पाटीदार पर्दे के पीछे है वो बेनकाब कब होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो विवादों में घिरे आईपीएस अजय पाल शर्मा की भी मुश्किलें एक तरफ बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ एक और शिकायत की जांच भी एसआईटी को सौंपी जा चुकी है, जिसमें उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए जल्द बुलाया जाएगा।
इस बार अजयपाल शर्मा के खिलाफ गुड़गांव के संजय कपूर ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत की है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के मामले में नोएडा के तत्कालीन एसएसपी रहे अजयपाल शर्मा से संपर्क किया था, पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी। इस पर अजयपाल के इशारे पर उनके खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की गई और एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें एक अपराधी से धमकी भी दिलाई गई। शिकायतकर्ता संजय कपूर का आरोप है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एफआईआर कराई थी। वहीं इस मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ पैरवी कर रहे थे। कंपनी के संचालक अमित मावी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में तत्कालीन एसएसपी अजयपाल से मिले थे। इसके बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने इसकी शिकायत आईजी रेंज मेरठ, एडीजी जोन मेरठ और डीजीपी तक से की। कपूर की शिकायत को अगस्त माह में एसआईटी को संदर्भित कर दिया गया था। एसआईटी कपूर के बयान दर्ज कर चुकी है और अब अजयपाल शर्मा को बुलाकर उनका बयान दर्ज करेगी। गौरतलब है कि अजयपाल शर्मा पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिचौलियों से साठगांठ करने और जेल में बंद अपराधियों से संबंध रखने और एक अन्य आईपीएस अफसर ने आरोप लगाए थे। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सूबे की यही तस्वीर है जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है। एक तरफ सीएम का हंटर है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारियों का सेंटर है जो सूबे में खुला हुआ है। दबा के पैसा खाया जा रहा है, किसी का डर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, निलंबन कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी है कि मानने को तैयार नहीं। वसूली घपले में अफसरों का खुला खेल चल रहा है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर सीएम योगी एक तरफ बेहद सख्त हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। भ्रष्ट अफसरों पर गाज कब गिरेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खाकी से ब्यूरोक्रेट्स तक सब कोई बदनाम नजर आ रहा है। ये चेन जो है ये नीचे से लेकर ऊपर तक चलती है और इसीलिए अब इसमें बड़े बड़े नाम और उनके बड़े बड़े काम भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग पचौरी हमारे संवाददाता महोबा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं हमेशा की तरह। फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं कि यूपी में शहर शहर कितने पाटीदार हैं। साथ ही साथ एसआईटी जांच में पूर्व डीजीपी ओपी सिंह का भी नाम है और साथ ही साथ ये भी बता दें भ्रष्टाचार की लिस्ट में मणिलाल पाटीदार तमाम नाम हैं जिनके बारे में ग्राफिक्स के जरिए लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अभिषेक सिंह भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारियों का सेंटर भी चल रहा है सूबे में, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आरिश, एक बात बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह संजीदा है इस मामले में और शायद यही वजह है कि जब जब उनको ये बात पता चली कि पेशबंदी के चलते, आपसी वैमनस्यता के चलते आईपीएस अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो उस पर भी उन्होंने कार्रवाई करी। उसके बीच में जो पुलिस अधिकारी कानाफूसी करने का काम कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये समझने वाली बात है कि चाहे वो अजयपाल शर्मा हो या वैभव कृष्ण, इन दोनों की आपस की पेशबंदी कई सारे अधिकारियों के दामन में कितने दाग थे उसको उजागर करने में एक बड़ा रोल निभाती हुई नजर आई है। चाहे अजयपाल शर्मा और वैभव कृष्ण की पेशबंदी के चलते वैभव कृष्ण के जिले में नकली शराब फैक्ट्री दिखाकर वहां छापेमारी करने की कार्रवाई की गई, ये पहला असैसिनेशन था एक तरह से एक दूसरे की, इन दोनों की पेशबंदी की लड़ाई के बीच। और फिर ये कहानी और बढ़ती नजर आई, एक दूसरे के मुखबिरों को कहा जाए कि गिरफ्तार करते हुए नजर आए दोनों अलग अलग जिले के कप्तान और खासतौर पर आईपीएस ऑफिसर वो अफसर जो एक दूसरे से इस कदर नफरत करते थे कि उस नफरत ने तकरीबन आधा दर्जन आईपीएस अफसरों की पोल खोल के रख दी। तो साफ तौर पे आधा दर्जन से ज्यादा अफसरों की पोल खोल के रख दी, ये आपसी खुन्नसबाजी जिसे कह सकते हैं। हमारे संवाददाता अनुराग पचौरी भी इस वक्त महोबा से हैं। अनुराग, क्या जानकारी है आपके पास? जी, हम आपको बता दें ये मामला 7 सितंबर से शुरू हुआ। 7
सितंबर को ब्रह्मदत्त त्रिपाठी ने अपने ऑडियो वायरल किए, जिसमें 6 लाख रुपए की डिमांड की गई थी तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार द्वारा। तो उसके अगले ही दिन 8 सितंबर को उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग जाती है और उनको कानपुर के डीएनसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद मणिलाल पाटीदार, देवेंद्र शुक्ला, एसओ कवरई और विस्फोटक माफिया ब्रह्मदत्त तिवारी और सुरेश सोनी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाता है। इसके बाद एसआईटी जांच होती है। जांच में ये खुलासा होता है कि गोली सामने से लगी है और उसके गाड़ी के अंदर से ही लगी है और इसमें हत्या का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं सामने आ रहा है जिससे ये दर्शित हो कि ये हत्या हुई है। जी, तो साफ तौर पे अनुराग पचौरी जो है वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभिषेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब अफसरों का जो खेल देखने को मिल रहा है कि एक तरफ वसूली भी की जा रही है, धमकियां भी दी जा रही हैं। हमारे पास जो है साफ नोएडा का, गुड़गांव का ही मामला उठा लें, अजय पाल शर्मा की बात कर लें, या फिर हम महोबा का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से अब नाम सामने आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। और ये भी देखने को मिल रहा है जब नीचे के लोग कई बार शिकायत ऊपर तक करते हैं तो ऊपर से सुनवाई भी नहीं होती है, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है, नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीचे के अधिकारियों के ऊपर मतलब सर्वोच्च पे बैठे जो अधिकारी हैं उन तक पहुंच होती है और ये पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है? अभिषेक, एक बात आरिश बिल्कुल साफ है कि बिना, जी बिल्कुल, एक बात बिल्कुल साफ है कि बिना ऊपर के अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए कोई अधिकारी हिमाकत नहीं कर सकता कि वो इस तरह से बाजार बनाकर बोली लगवाए। दूसरी बात, आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि वो जब पोस्ट होते हैं एज अ कप्तान या एसपी कहा जाए तो पूरे जिले का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता है। और उसी वक्त जब कोई ऐसा घटनाक्रम होता है जिसमें उनकी फजीहत होना शुरू होती है या उन्हें यह महसूस होने लगता है कि वो जिला नहीं चला पा रहे हैं, इनकेपेबल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, तो वो निश्चित तौर पर ये एक नया मैनेजमेंट शुरू करने की मतलब एक परिपाटी शुरू हुई है कि वो उन लोगों को जो उनसे कहीं ना कहीं उस जिले में कप्तान रहते हुए संबंध रहे हों, अच्छा साहूकार हो, उनको अच्छी प्राइम लोकेशन की उस जिले की पोस्टिंग देते हैं, सौगातवश, उपहारवश, उसके एवज में जैसा आरोप लग रहा है वैसे आरोप भी लगे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी कप्तान को पता चल गया हो कि उसकी पोस्टिंग हो गई कहीं और, या फिर वो जिले से बाहर किया गया या लाइन में या कहीं और संबद्ध किया गया, डीजीपी कार्यालय संबद्ध किया गया, उसके बाद आनन फानन में, क्योंकि पहले कप्तान को फोन आता है कि उनको यहां से ट्रांसफर किया जा रहा है या स्थानांतरण के लिए उनको संबद्ध किया जा रहा है, ये सारी बातें उसके बाद फैक्स पहुंचता है, ये प्रक्रिया है। और इस दौरान अगर जैसी उन्हें पता चले और वो अचानक से आधा दर्जन इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर करने लग जाएं, 2 दर्जन सिपाहियों को ट्रांसफर करने लग जाएं, तो मंशा तो बिल्कुल साफ है कि वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और फायदा भी इस तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके एवज में जिले में पूरा बाजार खुल जाता है उन एसओस के लिए, उन इंस्पेक्टर्स के लिए जो थाना चाहते हैं, लाइन में आमदगी हो रखी है उनकी, वो बाकायदा पैसे की बात निकलकर सामने आई है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि कैसे मणिलाल पाटीदार ने एक शख्स को विक्टिमाइज किया और फिर पैसा सिर्फ ना मांगा उनसे बल्कि बदमाशों से उन पर फायरिंग कराने की बात सामने आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स पर, जिस आईपीएस ऑफिसर पर जिला चलाने की भागदौड़ है, जिसके हाथ में पूरे जिले की कमान है, वो अगर बदमाशों के साथ सिंडिकेट मिलाकर चलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो फिर ईश्वर मालिक है, फिर कैसे जिला चलेगा। और लॉ एंड ऑर्डर की बात तो बड़ी दूर की है, भले ही मुख्यमंत्री कुछ भी कार्रवाई करते रहे, मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इकट्ठा हो गए एंटी सोशल एलिमेंट्स
या ऐसे लोग जो पुलिस की वर्दी पहनकर बदमाशों के लिए काम करते हैं उनको बाहर किया जाए सिस्टम से। लेकिन बड़ी बात अभिषेक आपने कही, पुलिस की वर्दी पहन के बदमाशों के लिए काम करेंगे, चाहे कोई कितना भी मेहनत करता रहे, काम करता रहे, कोशिश करता रहे डिजास्टर मैनेजमेंट की, लेकिन ऐसे लोग बदनुमा दाग बनकर सामने निकल कर आते हैं। जैसा कि हम साफ देख रहे हैं, आधे दर्जन से ऊपर वो एसपीज हैं जिन्होंने जिले में पोस्टिंग होने के बाद ट्रांसफर शुरू कर दिए पैसे लेकर। सही कहा अभिषेक। अब अगर पुलिस की वर्दी में पुलिस ही गुंडों की तरह अगर काम करने लग जाए तो आखिर जिले का क्या होगा, जिनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उमेश हमारे साथ एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है मेरठ से। उमेश जी अपनी बात को रखें जल्दी से। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जो सही बात कहता है उसे CSR 350 में बंद करने की धमकी दी जाती है और उसकी सही बात नहीं सुनी जाती है और शासन उसे ही पुलिस कर देता है। इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में फैल चुका है। इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है, वो एक कोने में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल एक तस्वीर सूबे में अधिकारियों की हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये अधिकारी जिनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अब वही कहीं ना कहीं कई जगहों पर गुंडे बनते नजर आ रहे हैं, कई जगहों पर वसूली और उगाही की जा रही है। आप सोचिए, अगर ये जो खाकी वर्दी पहनते और ये वसूली कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये आप खुद ही देखते रहते हैं, लेकिन आखिर जब बड़े अधिकारी इस तरह का काम करने लग जाएंगे तो आखिर ज़िले का क्या होगा, आखिर सूबे का क्या होगा, ये आप खुद ही बखूबी समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब SIT की जांच में जांच की आंच खुद पूर्व DGP तक पहुंच जाए। अभिषेक, जांच की आंच जब खुद पूर्व DGP तक पहुंच जाए, OP सिंह उसके घेरे में आ जाए, तो अब तो सच में सिस्टम पे बहुत तरस आने लग जाता है कि आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल, जिसमें SIT की जांच की जो आंच है वो खुद पूर्व DGP तक पहुंच रही है। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभिषेक, बड़ा सवाल यह भी है कि जब खुद जांच की जो आंच है वो खुद पूर्व DGP तक पहुंच जाए, OP सिंह तक, तो क्या आखिर सिस्टम को लेकर फिर क्या कहा जाए? यह बिल्कुल उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस की जिम्मेदारी उन पर थी, उनके कंधों पर थी और बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से उन्हें लाया गया था। वो CRPF में थे और फिर उन्हें यहाँ DG के पद पर लाया गया। CRPF के DG थे वो, और बड़ी कयासें लगी उस वक्त, क्योंकि सरकार जिस तरीके से बनी थी और मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीद की जा रही थी कोई ऐसा शख्स आएगा जिसका तरीका काम करने का पुलिस को बदलेगा और पुलिस के सिस्टम को बदलेगा, पुलिस के तरीके को बदलेगा। कई सारी चीजें हमने देखी भी होते हुए, चाहे प्रोसीजरल तरीका हो पुलिस का, साइबर एक्सपर्ट्स पुलिस में रखना, साइबर क्राइम थाने बनाना, ये सब चीजें बहुत अलग थी। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहा जाए कि एक अलग विचारधारा, एक अलग पुलिसिंग की तरफ ले जा रही थी। लेकिन उन सारी चीजों के बीच ये भ्रष्टाचार, और इस कदर भ्रष्टाचार जो निकल कर इस तरह से बाहर आया है कि बाकायदा IPS ऑफिसर्स को पैसे लेकर पोस्ट किया जाता था, ये आरोप इन पर भी लगा है। और भी कई सारे ऐसी बातें हैं जो निकलकर एक के बाद एक सामने आ रही हैं कि शायद ये लंबी परिपाटी रहती हो और आज निकलकर सामने आई है कि जिले का कप्तान बनने को लेकर भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं और बाकायदा जो जांच हुई है जिसमें तकरीबन 8 से 9 IPS ऑफिसर्स हैं, जिसमें तत्कालीन DG OP सिंह का भी नाम शामिल है। उन पर भी आरोप कहीं ना कहीं लगे हैं कि कैसे कुछ लोगों को पोस्ट किया गया उन जिलों में जो बहुत सेंसिटिव थे और उनकी मेरिट उन जिलों में जाने लायक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को उन जिलों में एज अ कप्तान पोस्ट किया गया। तो ये सारी वो बातें हैं
आउट ऑफ द वे जाकर मदद करना या आउट ऑफ द वे जाकर किसी को पोस्ट करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सही है। फिलहाल मुकेश गाजियाबाद से आज सवालों के घेरे में है, मैं आऊंगा आपके पास। जा रही थी। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है, मुकेश गाजियाबाद से। मुकेश, अपनी बात को रखें। मुकेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी एक ही लड़की है, मैं 3-4 साल से मैं दफ्तर में शिक्षक कर रहा हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, मैंने मजदूरी करके अपनी लड़की को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कौन सा चीज है कि जो डीएम के हाथ में नहीं है या स्कूल के पास नहीं है या डीओ के पास नहीं है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एक ही लड़की है और मैंने मजदूरी करके पढ़ाता हूँ और मैं 3-4 साल से अकेले लड़ रहा हूँ अपनी लड़की के लिए सर। लेकिन सर योगी जी से या तो मुझे पर्सनल मिलाइए, आपके अभिषेक जी बैठे हैं और मेरे को प्लीज अपॉइंटमेंट चाहिए। ऐसा कौन सी चीज है कि जिसकी पावर हाथ में नहीं? सर मेरी क्या बेटी पढ़ने के 5-4 महीने बच्चे सर और मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। मैं बिल्डिंग चार्ज लूंगा तब मेरी बेटी पढ़ेगी सर। क्या मैं गरीब की लाइफ सोच रही मेरी बेटी की? सर 3-4 साल महीने रह गए मेरे को वाला ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल गोविंदपुरम का मामला सर। आप जांच करवाइए सर, डीएम से पूछिए कि मैं गया हूँ, क्या कार्रवाई हो रही है स्कूलों के खिलाफ। मैं चाहूंगा मुकेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपकी जो समस्या है उसको हमारे जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर व्हाट्सएप करिए और जो आपने समस्या बताई है उसके लिए हम आपसे संपर्क करेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। इस सिस्टम में जिस तरह का भ्रष्टाचार फैल चुका है, जब खाकी जिसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो आखिर सूबे का क्या होगा, जिले का क्या होगा, यह आप बखूबी सोच सकते हैं। हमने देखा है चौकी थानों में, सड़कों पर रिश्वतखोरी करते हुए खाकी को। ये कोई नई तस्वीर नहीं है, ये भी तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई हैं। लेकिन अब जब बड़े बड़े अधिकारी, जब आप सोचिए ये जांच की आंख पूर्व डीजीपी तक पहुंच रही हो, जब ये जांच की आंख आईएएस तक पहुंच रही है, तमाम बड़े अधिकारी इसकी चपेट में आ रहे हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, तो आखिर ये सूबे का क्या होगा, इस जिलों का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच पीडी गढ़वी, एक दर्शक गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए। पीडी गढ़वी जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। हाँ जी, हम क्या बोलते हैं, जब बहस चलती है भ्रष्टाचार के लिए। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम वो बोलना चाहते हैं कि हम अगर चाहे और गवर्नमेंट चाहे तो जड़-मूल से निकाल सकते हैं भ्रष्टाचार, ऐसा मेरा सजेशन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीडी जी हमसे जुड़ने के लिए। गुजरात से दर्शक जुड़े हुए थे, कह रहे थे अगर सरकार में इच्छा शक्ति है, गवर्नमेंट में इच्छा शक्ति है तो उस चीज़ों को बदला जा सकता है, चीज़ों को सुधारा जा सकता है। अभिषेक, बार बार दर्शक ये भी कई जगहों पर सवाल पूछते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो चीज़ें बदली जा सकती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, सूबे में नस्लों में भ्रष्टाचार फैल गया है। तमाम तरह की खबरें दिखाते रहें, कार्रवाई होती रहे, निलंबन होता रहे, सब कुछ होता रहे, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, ये तो चलता रहेगा। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल कार्रवाइयां होती हैं और कार्रवाइयां भी तब होती हैं जब घटनाक्रम इस तरह से हो जाता है कि निश्चित तौर पर सरकार हो या पब्लिक डोमेन हो, वो बात छुपाए नहीं छुपनी है और तब जाकर वो कार्रवाई की जाती है, वो महज खाना पूर्ति भर लगती है। और शायद यही वजह है कि कार्रवाइयां की गई, लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, मुकदमे लिखे गए, जेल भी भेजा गया लोगों को। लेकिन वो भ्रष्टाचार जो पूरे सिस्टम के नसों के अंदर, जैसा आप बता रहे हैं, व्याप्त हो गया है। और खासतौर पर पुलिस की बात की जाए, जिसका नाम ही लिया जाता है भ्रष्टाचार के साथ, तो निश्चित तौर पर उसे ठीक करना वक्त लगेगा। और दूसरी बात सबसे अहम कि कुछ ऐसी भी चीजें करनी पड़ेंगी जो नजीर बनकर सामने आए, और जब कोई व्यक्ति या कोई इस तरह के महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ आईपीएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, पीपीएस ऑफिसर, वो जब ऐसा करने की सोचे या करे तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि इस तरह की चीजें करने के लिए क्या से क्या कुछ हो सकता है।
और शायद यही वजह है कि वो नजीर अभी तक पेश नहीं हो पाई। हालांकि मुख्यमंत्री बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम देखते रहते हैं, और शायद यही वजह है कि आज हम इस विषय पर चर्चा भी कर पा रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे आईपीएस ऑफिसर्स का नाम इस तरह खुलकर सामने आया है। भ्रष्टाचार पहले भी लिप्त था, थाने लेवल पर, चौकी लेवल पर बातें होती थी, लेकिन जिले के कप्तान का नाम खुलकर सामने आना शायद ये भी ट्रांसपेरेंसी का ही एक नतीजा है जो कोशिश की जा रही है। और ये भी देखना अहम होगा कि ये ट्रांसपेरेंसी के बाद, इस तरह की ट्रांसपेरेंसी के बाद, जब जिले के कप्तान पोस्टिंग और ट्रांसफर के नाम पर पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, ट्रांसफर्स रिवोक किए जा रहे हैं, उनका नाम खुलकर सामने आ रहा है, जांचें हो रही हैं, उनकी पेशबंदी को लेकर कार्रवाइयां सामने जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो लोग भी जिले की कमान संभालेंगे उनके लिए मन में एक भावना भी रहेगी जनता के प्रति काम करने के अलावा ये भी कि ये सारी चीजें अब कहीं से छुपने वाली नहीं है। अभिषेक, हमने अजीत उन्नाव से, इस बीच माफ कीजिएगा, अभिजीत उन्नाव से एक दर्शक हमारे साथ हैं। अभिजीत जी अपनी बात को रखें। अभिजीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखिए, वक्त की थोड़ी सी कमी। ठीक है, तो अब अभिजीत से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे अभिषेक ने जो बात करी, हम देखते हैं कि एक तरफ जो है सस्पेंड किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन सूबे के जो अधिकारी हैं उनमें डर नहीं है, खुल्ला भ्रष्टाचार चल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुराग पचौरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सूबे की ये तस्वीर है, भ्रष्ट अफसरों पर गाज कब गिरेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफसरों पर कार्रवाई होती है, उन्हें सस्पेंड किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इन अधिकारियों में इसका डर देखने को नहीं मिलता है। और यही वजह है कि सूबे में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मजबूत कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इन अफसरों में डर पैदा हो और सूबे की तस्वीर बदले। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।